नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मध्य प्रदेश की राजनीति से इस वक्त सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। एक ऐसा फैसला जिसने पूरे सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। चुनाव की तारीखें आते ही सबसे पहले सबकी नजर होती है सीट के बंटवारे पर। एक ऐसा ही फैसला हमने मध्य प्रदेश से देखा है। इस बार मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिली है। उसकी जगह इस बार बीजेपी ने अपने एक नए नेता आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर चारों तरफ चल रही है वो यही है कि क्या वजह है कि इस बार नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दी गई है और क्यों आशुतोष तिवारी को उतारा है। क्या आशुतोष तिवारी अब ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं या फिर नरोत्तम मिश्रा का दमखम अब डगमगा गया है, उनकी सत्ता अब हिलती हुई दिख रही है, इसी वजह से बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दी है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी माज, जिनसे हम जानेंगे कि क्या वजह है और क्यों बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला लिया है। माज, मेरा पहला आपसे जो प्रश्न है वो ये है कि क्या वजह है जो नरोत्तम मिश्रा को इस बार टिकट नहीं दी गई। देखिए, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानसी। और जैसा कि आपने कहा कि नरोत्तम मिश्रा की टिकट कट गई है और वहाँ पर तिवारी जी की टिकट की घोषणा हुई है। खबर ये है आज की तारीख में सबसे बड़ी कि जो तिवारी जी हैं वो प्रत्याशी हैं, ये खबर नहीं है। खबर आज की तारीख में ये है कि नरोत्तम मिश्रा जो फायर ब्रांड हिंदूवादी छवि के नेता है उनकी टिकट कट गई है। आपका सवाल, पहला सवाल जैसा आपने मुझसे कहा कि टिकट आखिर उनकी क्यों कट गई। देखिए, नरोत्तम मिश्रा का अगर हम इतिहास देखें, नरोत्तम मिश्रा जो दतिया का क्षेत्र हो गया, जो चंबल का क्षेत्र हो गया, मुरैना भिंड के आसपास का क्षेत्र हो गया, वहाँ पे आज से नहीं तकरीबन 1985-1990 के दशक से, उस समय से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं, 6 बार के विधायक हैं और उनका अपना खुद का जनाधार भी रहा है। अब इस चीज़ को जानने के लिए, पहले इस बात को समझने के लिए कि टिकट क्यों कटी, हमको थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी उसकी जाननी पड़ेगी। देखिए, नरोत्तम मिश्रा की अगर आप प्रोफाइल पूरी देखें और मध्य प्रदेश की पूरी प्रोफाइल देखें तो मध्य प्रदेश जो पूरा समूचा प्रदेश है, वहां पर जो चंबल का रीजन हो गया भाई, वहां पर नीमच का इलाका भी आता है, नीमाड़ का इलाका भी आता है, इंदौर का जो पार्ट आ गया वहां का भी आता है, नीचे छिंदवाड़ा की पट्टी भी आ गई, वहां इंदौर भी सटा हुआ है। तो जितने मेजर बड़े नेता है ना पूरे मध्य प्रदेश के, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे गोविंद सिंह हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, और वो जो चंबल का क्षेत्र है लगभग सारे नेता वहीं से आते हैं। अब मैं आता हूं इस बात पे कि टिकट कटा क्यों। नरोत्तम मिश्रा भी वहीं से ही आते हैं। कहा ऐसा कई बार जाता है कि नरोत्तम मिश्रा जब सरकारों में मंत्री रहे हैं तो उनका पास जो पूरा प्रशासनिक अमला होता है वो नरोत्तम मिश्रा के इर्द गिर्द ही रहता है। वो मुख्यमंत्री की इतना नहीं सुनते, वो अपने आप में ही मुख्यमंत्री रहते हैं। पूर्व में भी वो कानून मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। तो मतलब मैं सूत्रों के हवाले से बताऊंगा कि इससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान जी जब वहाँ पर मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो उनके विभाग की कई फाइलें आती थी और नरोत्तम जी जो गृह मंत्री उस समय हुआ करते थे, उनके पास उनकी फाइलों का एक प्रकार से रुकना पड़ता था, उनको इतनी जल्दी क्लियर नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं एक अंदर खाने बात ये भी चल रही है कि जो अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे, जो मोहन यादव जी वहाँ पे जो अभी मुख्यमंत्री हैं, तो यादव जी कहीं ना कहीं उस समय मंत्री थे जब शिवराज सिंह जी अपनी सरकार चला रहे थे, उच्च शिक्षा मंत्री उस समय थे, तो उनको इस चीज़ का आभास था और अभी भी उनको आभास है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको डर है? नहीं, मैं डर स्पष्ट रूप से डर नहीं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा कि राजनीति में और हर एक ऐसी जगह पे जहां पर एक नेता होता है, एक दावेदार होता है, एक चीज पाने के लिए एक अभिलाषा जिसके अंदर होती है, कहीं ना कहीं उसके मन में डर भी होता है कि सामने से मुझको चैलेंज ना मिल जाए। भाई आप ये देखिए कि जो अभी यादव जी हैं मुख्यमंत्री और नरोत्तम जी, ये दोनों मंत्री हुआ करते थे। एक उच्च शिक्षा मंत्री थे, दूसरा महकमा संभालते थे। दोनों शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री थे। तो भाई एक क्लास है, उसमें एक टीचर है, 2 बच्चे हैं प्रतिद्वंदी, तो आपस में वो रहेंगे ना। और आज एक क्लास का मॉनिटर बन रहा है जाके, तो मन में आएगा कि भाई वो क्लास में हमको पनिशमेंट दिलवाएगा नहीं दिलवाएगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि कहीं ना कहीं इसमें जो यादव जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनका मैं मानता हूँ एक बड़ा इसमें है। जी, तो आपने जिस तरीके से बताया कि वो मंत्री रहे हैं, साथ ही साथ वो 3 बार, माफ कीजिएगा, 3 बार वो डबरा से और 3 बार ही दतिया से भी विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में जब वो इतने दिग्गज नेता हैं, उनका वर्चस्व इतना ज्यादा है, तो क्या ऐसी स्थिति अब उनकी, क्या वो जो उनका वर्चस्व वो कम हो गया है या क्या ऐसे कारण है कि जो टिकट उनको ना देकर
अब टिकट आशुतोष तिवारी को दी गई है। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी के संदर्भ में मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा जी। कि वो ऐसे नेता नहीं है कि उनका वर्चस्व कभी कम हो जाएगा। मैं पत्रकार हूँ, मैं किसी तरफ अपना बायसनेस नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैं जो देखता आ रहा हूँ छोटेपन से, अपने छुटपन से देखता आ रहा हूँ, जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ता आ रहा हूँ, नरोत्तम मिश्रा जी का अपना वर्चस्व है। और ये बात सच है कि उनका टिकट कटा है, और पिछले चुनाव में ये बात भी सही है कि पिछले चुनाव में 2018 में 2023 में वो चुनाव हारे। राजेंद्र भारती ने तकरीबन 7400 वोटों से उनको हराया था। 88,000 वोट राजेंद्र भारती का आया था और 81,000 वोट आया था नरोत्तम मिश्रा जी का। 7400 वोटों से वो हारे थे, और 2018 में तकरीबन 2500 वोटों से राजेंद्र भारती हारे तो थे। ये तो एक तरीके से ये है ना कि तो अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। कम हुआ है। राजेंद्र भारती हल्के नेता नहीं है। हम्म, राजेंद्र भारती 1985 में विधायक रहे, हम्म, 93-98 के राउंड भी एक बार विधायक रहे, जी। और 2023 में वो तीसरी बार विधायक बने। तो राजेंद्र भारती कोई छोटे कद के नेता नहीं है। राजेंद्र भारती का भी अपना जनाधार है, और नरोत्तम मिश्रा जी इनका भी अपना जनाधार है। ये कह देना कि नरोत्तम मिश्रा जी का जनाधार खत्म हो जाएगा या उनकी राजनीतिक पारी के ऊपर एक विराम लग जाएगा, मैं नहीं मानता उनकी पारी पर किसी प्रकार का विराम लगेगा। नरोत्तम मिश्रा तब भी ब्रांड थे, आज भी ब्रांड है, और कल भी ब्रांड रहेंगे। बस फर्क इतना है कि कद थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि आपको कोई महकमा नहीं मिलता है, आपको मंत्रालय नहीं मिलता है, आपके नाम के आके विधायक, सांसद, मंत्री नहीं लगता है, जी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा इटसेल्फ इज अ ब्रांड, जी। एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। जी। मेरा सवाल जो आपसे था वो ये था कि आशुतोष तिवारी को ही क्यों चुना? देखिए, आशुतोष तिवारी, जी। नरोत्तम मिश्रा, मतलब ये हमारे देश में मतलब जातीय जो समीकरण है उसको काफ़ी ज़्यादा देख के टिकट होता है। जो पूरा क्षेत्र है वो, जो आपने अभी बताया दतिया क्षेत्र है, और दतिया क्षेत्र जो मुरैना लोकसभा उसके अंतर्गत आता है, जी। वहाँ पर 3-4 वोट काफ़ी बड़ी तादाद में है। देखिए, ब्राह्मण वोट वहाँ अच्छी तादाद में है, वहाँ पर ठाकुर वोट, राजपूत वोट ठीक ठाक तादाद में है, और जो एससी वोट हो गया वो भी ठीक ठाक तादाद में है। अब आपने कहा कि आपने तिवारी जी को क्यों चुना उनकी जगह, जी। वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, ये भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, और वहाँ पर जो ब्राह्मण वोट है वो काफ़ी ज़्यादा निर्णायक पोजीशन में है। तो पॉलिटिकल पार्टीज टिकट ऐसी देती हैं जिस जाति का वर्चस्व ज़्यादा होता है, जिस जाति का झुकाव एक पार्टी के प्रति ज़्यादा होता है, तो उसको टिकट देती हैं। तो नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण, बड़े पंडित चेहरे, और मैं तो देखिए, मैं तो ये मानता हूँ नरोत्तम मिश्रा को किसी जाति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा की जो छवि बनी हुई है वो फायर ब्रांड हिंदूवादी की नेता के तौर पे ज़्यादा है। क्योंकि एक मैं आप लोग को, दर्शकों को और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अभी टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, गुना से वर्तमान में लोकसभा के सांसद हैं, पूर्व में कांग्रेस में रहे, कई बार वहाँ से सांसद रहे, और उनके पिताजी जो माधवराव सिंधिया थे वो भी वहाँ उस क्षेत्र से आते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात पता है आपको, मैंने सिंधिया जी का नाम बताया, उनके फादर माधवराव सिंधिया ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को चुनाव हराया था। तो अब उस परिवार के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा भी लड़ते आए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने 2009 का जो लोकसभा चुनाव था सिंधिया जी के खिलाफ लड़ा था, जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। तो ये वहाँ पे जो चंबल की पॉलिटिक्स है ना, वो जातियों में थोड़ी है। भाई आप देख लिए, गोविंद सिंह ठाकुर नेता, दिग्विजय सिंह राजगढ़ का एरिया हो गया, ठाकुर नेता। अभी आपने सवाल किया मुझसे नरोत्तम मिश्रा जी का, ब्राह्मण नेता, लेकिन ब्राह्मण है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात एक फायर ब्रांड हिंदू नेता, जी। ये मानता हूँ मैं। तो आपने जिस तरीके से फायर ब्रांड हिंदू नेता बार बार कहा, मेरा अगला सवाल आपसे इसी पर है कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने उनको टिकट दिया नहीं है, तो क्या अब नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं? देखिए, ये तो ऐसी बात हो गई, आप लोग खैर बहुत, ये वही बात होगी राहुल गांधी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो जाएंगे। ये तो सवाल ऐसा हो गया। खैर, किसके मन में क्या है, किसकी प्रति कितनी वफादारी है, मैं लोग कहेंगे कि मैंने नरोत्तम मिश्रा जी के प्रति काफ़ी सहानुभूति दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं नरोत्तम मिश्रा जी को काफ़ी समय से देखता आ रहा हूँ। और मुझे आज भी याद है जब 2023 का मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था, मैंने 2023 का चुनाव में जब पुरानी संस्था में था, मैं जब वहाँ पे था, तो मैंने एक कवर जब चुनाव किया था, तो मैंने वहाँ पे लोगों से देखा था, कनेक्ट किया था, बातचीत करी थी। तो एक होता है ना पार्टी, पेटेंट पार्टी नेता, PPP, ठीक है, पेटेंट पार्टी नेता, PPN, ठीक है, जो PPN होता है ना, नरोत्तम मिश्रा की स्टाइल वो वाली है। वो आज के जमाने में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये स्टाइल तो टीएमसी नेता सायोनी घोष की भी थी। देखिए, टीएमसी में जो सायोनी घोष है वो कैडर की नेता नहीं है। एक नेता होता है कैडर का और एक नेता होता है पैराशूट का नेता। एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, मैं एक बहुत बड़े नेता का इंटरव्यू करने गया था, तो मैं उनके बाहर बैठा बात कर रहा था, तो वहां पर वो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारे जिले में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, 7 सीटों पर जरूरी नहीं है हम जीतें, हम तो जानते हैं हम 5 जीतेंगे 2 हारेंगे, 2 सीटों पर थोड़ा फैंडम और थोड़ा एक बॉलीवुड का तड़का भी लगा देते हैं,
बाहर से प्रत्याशी उतारते, थोड़ा भीड़ भीड़ भी आएगी, तो सयोनी घोष से कंपैरिजन करना कोई मतलब ही नहीं है। सयोनी घोष का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, 2021 में वो लड़ी थी विधानसभा का चुनाव असनसोल से अग्निमित्रा पॉल के खिलाफ, हार गई थी वो, और इस बार वो अभिषेक बनर्जी की दया दृष्टि थी तो वो बन गई वो, और वो अवसरवादी नेता है नरोत्तम मिश्रा, और उनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, कोई दूर दूर तक नहीं है। अगर एक यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में जब बच्चा ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है तो वो सयोनी घोष है, और उसका चांसलर राजनीति का है वो नरोत्तम मिश्रा जी है। अच्छा, तो आपने चांसलर, स्कूल और जिन इतनी सारी आसान भाषा में, ताकि लोगों को समझ में आए। हाँ, हाँ। तो आपने ये उदाहरण जो दिए हैं, मुझे लगता है शायद हमारे दर्शकों को समझ में आ गया है कि नरोत्तम मिश्रा की छवि क्या है और क्यों आशुतोष तिवारी को चुना गया है। लेकिन अब जो सबसे जरूरी सवाल सभी लोगों के मन में है वो ये है कि ये चुनाव आखिर हो क्यों रहा है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव क्यों वापस हो रहे हैं? देखिए, हमारे लोकतंत्र की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती है, और हम अपना कानून वगैरह देखें तो कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, अगर आप उसको देखें, किसी भी जन नेता को जो भी निर्वाचित हुआ है, सांसद है, विधायक है, पार्षद है, अगर उसको सज़ा होती है और वो सज़ा 2 साल के ऊपर की होती है, तो आपकी जो मेंबरशिप होती है किसी भी हाउस की, आपको उस मेंबरशिप से त्याग करना पड़ता है। राजेंद्र भारती के ऊपर आरोप लगे थे तमाम प्रकार के, दिल्ली की एक अदालत ने उनको 3 साल की सजा सुनाई। जब उनको 3 साल की सजा सुनाई गई तो उनका भाई 2 साल से ऊपर की सजा 3 साल की, तो जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 जिसका मैंने आपको हवाला दिया, उसके तहत भाई उनकी मेंबरशिप चली गई। जब मेंबरशिप चली गई तो चुनाव हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब चुनाव आदमी लड़ रहा होता है, वो अपनी गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो सामने वाला आदमी क्या करता है, चैलेंज करता है। हाई कोर्ट में हो गया या इलेक्शन कमीशन में शिकायत करता है कि इन्होंने चुनावी हलफनामे में गलत चीजें करी। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, नरोत्तम मिश्रा जी के ऊपर भी आरोप लगा था ये 2008 में, जब वो चुनाव लड़ रहे थे, कि उन्होंने अपना चुनावी हलफनामा और उन्होंने न्यूज़ मैनेज करी, इस प्रकार का कुछ आरोप लगा था। मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम, लेकिन अखबारों में मैंने पढ़ा है, तो उन पर भी आरोप लगा था कि, और ये कोर्ट में भी गया था कि नरोत्तम मिश्रा की सदस्यता जानी चाहिए। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट मैटर गया, खैर वो मंत्री बने रहे। तो ये जो हो रहा है चुनाव, राजेंद्र भारती की सदस्यता गई है, इसलिए हो रहा है जी। मेरा जो आपसे अगला सवाल है माज, वो ये है कि आपने खुद भी अपने वक्तव्य में 3-4 बार ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया। हाँ जी। ठीक है, तो ऐसे में कि जब हम हमेशा देखते आए हैं कि नरोत्तम मिश्रा के विरोधियों में सबसे ऊपर जो रहे हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हैं जी। तो उसके ऊपर आपके क्या विचार है कि यही वो एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से इस बार नरोत्तम मिश्रा को टिकट से हाथ धोना पड़ा? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में मुझे उतनी मजबूत हैसियत दिखती नहीं है। उसके पीछे रीजन है, कांग्रेस में थे, सम्मान था, महत्व था, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, 2020 में सरकार गिरी मध्य प्रदेश की, वहाँ पर चुनाव हुए, तकरीबन 26 से 28 सीटों पे चुनाव हुए थे, चंबल की ज़्यादातर सीटें थी वहाँ पर चुनाव हुए थे, तो वहाँ पर उनके समर्थक कई जीते भी, कई हारे भी, उस समय तो उनकी सुनी गई, ठीक है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की आज की तारीख में जो एक तरह से उनका जो वर्चस्व है, जो उनका होल्ड है, उनका चंबल के रीजन वहाँ पर है, मैं नो डाउट, जन नेता वो भी हैं, कई बार के सांसद हैं, लेकिन पार्टी के भीतर उनकी इतनी चल जाए कि वो टिकट कटवा दें या ऐसा हो जाए, इस बारे में कहना अभी नहीं है ठीक, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पे वो टिकट कट जाएगा। लोगों से बात करने के आधार पे, सूत्रों से बात करने के आधार पे, और खासकर जो वरिष्ठ पत्रकार है उनका मंतव्य जानने के आधार पे, उन्होंने जैसा मुझे बताया, यही मुझे नजर आया कि जो अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनका मानना ऐसा था, मतलब उन्होंने कहा नहीं, एक होता है राजनीतिक प्रतिद्वंदता होती है आपस में कि यार ये आ जाएंगे तो हमें समस्या ना हो, तो इस चक्कर में सिंधिया जी का तो कुछ रोल है ही नहीं, अब स्टेट पॉलिटिक्स में कहाँ है वहां पे। भाई कांग्रेस के टाइम उनका वो रहता था, अब आज की तारीख में उनका इतना रोल नहीं है, उनके कुछ समर्थक विधायक हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताता हूं दर्शकों को, डबरा आपने जिक्र मुझसे किया था, ठीक है, डबरा विधानसभा क्षेत्र से भी ये कई बार विधायक रहे। डबरा विधानसभा ऐसी है, इमरती देवी करके एक विधायक हुआ करती थी वहां से, और सिंधिया जी की अति प्रिय है, बहुत ज्यादा खास, लेकिन बाद में परसीमन बदला, क्योंकि डिलिमिटेशन वगैरह होता है, परसीमन सीटों का चेंज होता है, तो डबरा वाली सीट थी वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई थी, तो इमरती देवी जी उस समाज से आती थी, बाद में वो सीट से वो लड़ने चली गई, वो सीट से हार गई बाद में, और उनको हराया किसने, उनके ही ससुर कहते हैं, कुछ बोलते हैं सुरेश राजे। तो अब इससे अंदाजा लगा लिए कि वहां की पॉलिटिक्स में अब
जो सीटों में कितना टिकट कटना है, क्या होना है, मुझे लगता नहीं सिंधिया जी का वहाँ इतना होल्ड है। ये ज़रूर है कि अपना ज़िला उनका हो गया, गुना संसदीय क्षेत्र हो गया, या अब उनकी खुद की सीट हो गई कि उन्हें चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, इतना वो करा सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी जैसे नेता का टिकट का कटवाना है सिंधिया जी, नहीं, मैं नहीं मानता। जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी तरीके से और स्पष्ट भाषा में समझाया कि क्यों नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटी, क्या कारण रहे। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल, चाहे वो सियासी गलियारे हों, चाहे जनता हो, या वहाँ के जो खुद के रहने वाले स्थानीय लोग हैं, उन सबके मन में आ रहा है कि क्या अगर चुनाव में आशुतोष तिवारी जीतते हैं तो क्या ऐसा होगा कि वो नरोत्तम मिश्रा का जो जगह है, जो स्थान उनका था, जिस तरीके से तो वो कार्यकाल संभाल रहे थे, जिस तरीके से वो क्षेत्र संभाल रहे थे, क्या आशुतोष तिवारी भी उस तरीके से काम कर पाएंगे, अपनी भूमिका निभा पाएंगे और बढ़ चढ़ के मैं ये कहूँ कि नरोत्तम मिश्रा को टक्कर दे पाएंगे, या जहाँ वहाँ के जो लोग हैं वो अब आशुतोष तिवारी से खुश रहेंगे, वो उनको खुश रख सकेंगे? एक बात बताऊं, ये तो आशुतोष तिवारी जी, मैंने तो 2 दिन पहले नाम सुना है, मैं तो जानता भी नहीं उनको, मैंने 2 दिन पहले उनका नाम सुना है। तो ये कह देना कि वो नरोत्तम मिश्रा जी को रिप्लेस कर देंगे या ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं इंटरेस्टिंग बात आपको और बताऊं, कोई बड़ी बात नहीं, उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार भी जाए, मैं ऑन कैमरा बात बोल रहा हूँ आपसे, कोई बड़ी बात नहीं, चुनाव हार भी जाए। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई दाता नहीं हूँ, मैं कोई विधाता नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल पंडित नहीं हूँ, लेकिन समीकरणों के आधार पे, चीज़ों की उत्पन्नता के ऊपर और जो घटनाएं घटनाक्रम में परिवर्तित हो रहे हैं, उनके आधार पे मैं इतना बोल सकता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है, तिवारी जी चुनाव हार भी जाए। ठीक है, तो क्योंकि समर्थकों में आप वीडियोस देखिए, आप ये विजुअल्स देखिए, किस तरह से लोग अधनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाएं इस्तीफा दे रही हैं, पूरी कार्यकारिणी इस्तीफा दे रही है, और वहां का जो प्रशासन है, जब वो रोक टोक के लिए आया कि ना करिए, वहां के एसपी की शायद चोट भी लग गई है, गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। तो भाई आप ये देखिए, वो सीट पे अंतर 4-5-6 हजार का ऐसा अंतर रहता है, मतलब जो स्विंग ऑफ वोट्स होता है, 4 वो हजार इधर गए तो हार गया, 4 इधर गए तो हार गया। मान ली 4, भाई 5-10 हजार की वोट की हैसियत तो नरोत्तम मिश्रा जी की है, उससे ज्यादा ही की है। वीडियोस हम देख रहे हैं, तो लोग दिख रहे हैं कि गुस्सा है लोगों के अंदर। उनका स्टेटमेंट मैंने खुद सुना, वो कह रहे हैं कि पार्टी का जो फैसला, मैं उसका सम्मान करता हूँ, वो हर बड़ा नेता करता है। अभी आप भी पॉलिटिशियन हो, आप भी कैमरे के सामने बोले कि मैं सम्मान करती हूँ, बंद कमरे में जाके अपने कार्यकर्ताओं से बोलोगे, जाओ तुमने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? सही बात जी। तो एक लेगेसी है, एक परंपरा है, एक चली आ रही लेगेसी है, और उस लेगेसी को इतनी जल्दी आप समाप्त कर दो, टिकट काट दो, वो नहीं। समय बहुत बलवान है, अभी रुकिए, क्या होता है क्या नहीं होता है ये नहीं हो सकता, या ये कहना बिल्कुल मुश्किल है कि तिवारी जी उनकी जगह ले लेंगे। वो भी समर्पित कार्यकर्ता पार्टी के रहे होंगे, ये भी अपनी जगह है, लेकिन एक इतने कम अंतराल में इतने स्थापित नेता की जगह ले लेना मात्र टिकट के कट जाने के कारण नहीं होगा अभी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माज, हमारे दर्शकों को इतने अच्छी तरीके से उदाहरणों के माध्यम से ये नरोत्तम मिश्रा के जो ये विषय चल रहा है इसको समझाने के लिए। अब सबसे बड़ा जो फैसला होगा या जो देखने वाली बात है वो जनता की तरफ से है कि जनता आशुतोष तिवारी को वोट देती है, कि जनता बीजेपी समर्थक, जो बीजेपी के नेता जिनको भी टिकट मिली है आशुतोष तिवारी को जिताती है, और क्या लोगों के बीच में जो गुस्सा है वो इस बार बीजेपी पर बहुत बड़ा भारी पड़ने वाला है। जो भी होगा, जैसे भी तमाम अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज़।